मेरी नौकरानी रोज मुझसे कहती, डॉक्टर साहिबा आप नाइट शिफ्ट मत किया करें, आपके हिस्से की सजा मुझे भुगतनी पड़ती है। मुझे उसकी बातें समझ नहीं आती थी। एक दिन मेरी तबीयत खराब थी तो अपनी जगह किसी और को ड्यूटी में देकर मैं अचानक जल्दी घर आ गई तो मेरे कमरे से चीखों की आवाज आ रही थी। पति भी घर पर नहीं थे, मगर जब कमरे का दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि कमरे में मेरी छोटी बेटी और वह नौकरानी। मैं कई दिनों से देख रही थी कि नौकरानी बार बार मेरे पास आती थी और कुछ कहे बगैर पलट जाती थी। शायद वह मुझे कोई बात बताना चाहती थी। जब मैंने उसे 3-4 बार यही करते देखा तो एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया कि सुचित्रा, सब ठीक तो है ना? तुम्हें कोई बात करनी है? मुझे लगा था शायद उसे पैसों की जरूरत होगी, क्योंकि अक्सर गरीब लोगों की यही तो समस्या रहती है कि उन्हें हर वक्त बस पैसों की जरूरत होती है। इसलिए उससे पूछ लिया कि पैसों की जरूरत तो नहीं है। तो सुचित्रा कहने लगी, नहीं मैडम जी, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो आपसे कोई और बात करना चाहती हूँ। मुझे उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उससे कहा कि सुचित्रा जल्दी बताओ, मुझे हॉस्पिटल के लिए देर हो रही है। तो सुचित्रा कहने लगी कि मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करें। मैंने चौंक कर गुस्से से उसे देखा कि उसके यह बात कहने का क्या मतलब है कि मैं नाइट शिफ्ट ना किया करूं। आखिर वह होती कौन थी मुझे यह सलाह देने वाली? मुझे गुस्से में देखकर वह बगैर कुछ कहे जल्दी से वहां से चली गई थी। मैंने सोचा कि मुझे उस पर नजर रखनी चाहिए और आखिर पता तो चलना चाहिए कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। खैर उस दिन मैं हॉस्पिटल चली आई। वैसे तो मैं दिन की ड्यूटी ही किया करती थी, लेकिन पिछले 7 साल से मैं नाइट शिफ्ट भी कर रही थी और मुझे इसमें इसलिए भी कोई समस्या नहीं होती थी कि अब तो बच्चे बड़े हो गए थे। और वैसे भी मैंने सुचित्रा को फुल टाइम के लिए रखा हुआ था कि वह दिन रात हमारे ही घर पर रहे, और शाम को मेरे पति भी घर से चले जाते थे, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं रहती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सुचित्रा के बारे में मुझे अजीबोगरीब से ख्याल आने लगे थे। कहीं वह मेरी पीठ पीछे कुछ गलत तो नहीं कर रही है। अक्सर मैं अपने साथ वाली औरतों से बातें सुनती थी कि ऐसे ही कहीं कोई औरत अपने घर को अपनी नौकरानी के हवाले छोड़कर नौकरी करती थी, तो उसके पति ने उसकी नौकरानी से ही अफेयर चला लिया और छुपकर उससे शादी भी कर ली। जब से मैंने यह खबर सुनी थी मुझे तो किसी भी पल चैन नहीं मिल रहा था। एक तरफ तो मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास था कि मेरे पति ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं कर सकते, और मुझे उस नौकरानी पर भी विश्वास था क्योंकि वह एक बहुत ही शरीफ औरत थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि किसी को बदलते हुए देर नहीं लगती है। मैंने अपने पति और नौकरानी पर नजर रखने का फैसला कर लिया। मैं सुबह देर तक सोई रहती थी, इसलिए मेरे पति सुचित्रा के हाथ का ही नाश्ता करके चले जाते थे। मैंने सोचा कि मुझे खुद उठकर उनको नाश्ता बनाकर देना चाहिए, लेकिन सारी रात ड्यूटी करने के बाद मैं इतनी थक जाती थी कि जब मैं सुबह 7 बजे लौटकर घर आती तो गहरी नींद सो जाती थी और फिर उठने का मन ही नहीं करता था। दोपहर 1:30 बजे उठा करती थी। लंच करने के बाद मैं अपने प्राइवेट क्लिनिक पर बैठ जाया करती थी, क्योंकि हॉस्पिटल की नौकरी के अलावा मैंने एक प्राइवेट क्लिनिक भी बना रखा था जिसमें मैं गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज किया करती थी। क्लिनिक से आने के बाद शाम की चाय पीकर मैं हॉस्पिटल चली जाया करती थी। कभी कभी मेरे पति मुझसे शिकायत भी करते, नैना तुमने तो अपनी जिंदगी को इतना बिजी कर लिया है कि उसमें मेरे लिए टाइम ही नहीं है। आखिर मुझे भी तुम्हारी जरूरत महसूस होती है। लेकिन मेरे पति बहुत अच्छे थे, मैं उन्हें बहुत जल्दी मना लिया करती थी और वह भी मेरी बात को समझ जाया करते थे। जिंदगी की यही रूटीन चल रही थी। कुछ दिन तो यूं ही सुकून से गुजर गए। मुझे ऐसी कोई भी बात नजर नहीं आई तो मैं भी कुछ सुकून से हो गई थी। लेकिन सुचित्रा एक दिन मेरे पास आई और कहने लगी, मैडम जी अगर आप मेरी बात माने तो आप अपनी ड्यूटी दिन की समय में करवा लो। आपके जाने के बाद आपके किए की सजा मुझे भुगतनी पड़ती है। इस बार वह बहुत गुस्से से कह रही थी और अपनी बात खत्म करके वहां से जा चुकी थी। उसकी बात सुनकर मैं तो हैरान रह गई थी कि मेरे हिस्से की सजा का क्या मतलब था। कहीं वह मेरे हिस्से का समय मेरे पति के साथ तो नहीं गुजार रही थी। यह सोचते ही मेरे कदमों तले से जमीन खिसकने लगी थी। मेरा विश्वास था जो मेरे पति के ऊपर वह डगमगाने लगा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, वह बस ऐसे ही कह रही होगी। लेकिन फिर भी मुझे जानना तो चाहिए कि आखिर उसकी इस बात की जिद के पीछे मकसद क्या है कि मैं नाइट शिफ्ट ना करूं, दिन की ड्यूटी कर लूं। मैं एक डॉक्टर थी और मैंने सारी जिंदगी ईमानदारी से काम किया था
और कभी किसी का एहसान नहीं लिया था। हॉस्पिटल वाले जो भी ड्यूटी लगाते थे, मैं खुशी से उसे स्वीकार करती थी और पूरी लगन से उसको निभाती थी। अभी भी नाइट शिफ्ट के लिए बात कर रखी थी कि मैं नाइट ड्यूटी कर लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और अब इसे मैं अचानक से छोड़ नहीं सकती थी। मेरी बात खराब हो जाती। इतने सालों से मैं मेहनत से काम कर रही थी और कभी मैं अपनी बात से नहीं मुकरी थी। पूरे स्टाफ को मेरे ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा था, लेकिन मैं इस तरह अपने घर को तोड़ना भी नहीं चाहती थी। मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सुचित्रा मेरे घर पर पिछले 2 साल से नौकरी कर रही थी और इन 2 सालों के दौरान ना तो उसे मुझसे कोई शिकायत हुई थी और ना ही मुझे उससे। वह एक विधवा औरत थी जिसके 4 बच्चे थे, जिनको पालने की खातिर वह मेरे घर पर नौकरी करती थी। मैंने उसे नौकरी के पहले दिन ही कह दिया था कि तुम्हें 24 घंटे के लिए यहीं पर रहना होगा। उसके बच्चों की कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि उसके बच्चों की देखभाल करने के लिए सुचित्रा के माँ बाप थे और वह गांव में रहते थे। वह अकेली ही हमारे घर पर रहती थी। जो भी पैसे उसे मिलते वह अपने गांव अपने बच्चों की देखभाल के लिए भेज दिया करती थी। हालांकि मैंने उसे कई बार कहा भी था कि अगर तुम चाहो तो अपने बच्चों को भी यहाँ पर बुला सकती हो, जहाँ तुम रहती हो वहाँ पर तुम्हारे बच्चे भी रह लेंगे। मगर ना जाने क्या बात थी कि वह मना कर देती थी। उसके साथ समय बहुत अच्छा गुजर रहा था। आज तक उसने कभी किसी की शिकायत नहीं की थी, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि उसका बिहेवियर अजीब सा हो गया है। वह बस हर बार मुझे एक ही बात कहती रहती कि मैडम जी, अपनी ड्यूटी दिन के समय करवा लो, रात को घर पर रहा करो। मुझे कुछ समझ नहीं आती थी, आखिर रात को ऐसा घर पर क्या होता है जिसकी वजह से वह इतना घबरा कर मुझसे यह बात कहती है। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ड्यूटी पर थी कि अचानक एक नर्स मुझसे आकर कहने लगी कि कोई औरत है, बड़ी दूर से आपसे मिलने आई है। मैंने पूछा क्या वह कोई मरीज है, क्योंकि इस वक्त मेरी ड्यूटी इमरजेंसी में थी। तो वह कहने लगी वह आपकी कोई रिश्तेदार है। मैं हैरान होते हुए बाहर आई। मेरी कौन सी रिश्तेदार इस वक्त मुझसे मिलने हॉस्पिटल आ सकती है। मैं बाहर गई तो एक अनजान औरत को सामने खड़ा पाया। मैंने हैरत के मारे उसे देखकर पूछा, आप कौन हो और मुझसे क्यों मिलना चाहती हो। तो वह कहने लगी, क्या आप ही डॉक्टर नैना हो। मैंने कहा जी हाँ, मैं डॉक्टर नैना हूँ। मेरी बात सुनकर उसने एकदम से मोबाइल का कैमरा ऑन किया और मेरी तस्वीर खींचकर अचानक से भाग गई। मुझे तो कुछ सेकंड के लिए समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या है, और जब तक मैं समझती वह मुझसे दूर भाग चुकी थी। मैं जल्दी से उसके पीछे भागी कि उसे पूछ सकूं कि उसने मेरी तस्वीर क्यों निकाली है और आखिर वह है कौन। लेकिन वह बहुत तेजी से भागती हुई मुझसे बहुत दूर जा चुकी थी। मैं परेशान होती हुई वापस आ गई और सोचने लगी, ये भगवान, यह मेरे साथ क्या चल रहा है। कौन थी वह औरत और वहाँ क्यों आई थी। पता नहीं क्यों मुझे बहुत बड़ी गड़बड़ का एहसास हो रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। मेरी सिक्स्थ सेंस बार बार मुझे इशारे दे रही थी कि शायद मेरी जिंदगी में कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। मैं यह बात जानती थी कि मैं अपने घर वाले और अपने पति को बहुत ज्यादा नजरअंदाज कर रही हूँ, क्योंकि रात की ड्यूटी बहुत थका देने वाली होती है और सुबह तक मैं लेट से उठती थी। जब मैं सोकर उठती तब तक मेरे पति ऑफिस के लिए निकल चुके होते थे, और जब रात को ड्यूटी पर जाना होता था तब तक वो ऑफिस से आते ही नहीं थे। अजीब सी जिंदगी हो गई थी। काफी दिनों से मेरे पति से तो मेरी बातचीत ही नहीं हो पा रही थी। मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैंने फौरन से अपना मोबाइल निकाला और अपने पति को कॉल करने लगी। मैंने सोचा कम से कम फोन पर ही बात कर लूं, लेकिन मेरे पति मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। फिर मैं उनके ऑफिस के नंबर पर कॉल की तो उनकी सेक्रेटरी ने बताया कि वह तो पिछले कई दिनों से दफ्तर ही नहीं आ रहे हैं। सेक्रेटरी की बात सुनकर मैं तो हैरान रह गई थी। मुझे तो कुछ खबर ही नहीं थी कि वह दफ्तर जा भी रहे हैं या नहीं। लेकिन परेशानी वाली बात तो यह थी कि रोजाना घर से दफ्तर के लिए निकलते थे, फिर ऐसे कैसे वह कहीं जा सकते हैं। अगले दिन मैंने सोचा कि मैं छुट्टी कर लेती हूँ। जब मैं यह बात घर पर बताई तो सब बहुत खुश हुए। खास तौर पर मेरी नौकरानी सुचित्रा के चेहरे पर तो खुशी के हाव भाव नजर आ रहे थे। रात का खाना खाकर फ्री हुई तो मैं ऐसे ही टहलने के लिए बाहर आ गई तो मैंने देखा सुचित्रा किसी से फोन पर बात कर रही थी और वह किसी को बता रही थी कि मैडम जी आज घर पर ही हैं। शुक्र है कि आज मेरी जान छूट गई, वरना तो उनके हिस्से की सजा भुगतते भुगतते शायद मेरा दम ही निकल जाता। जब मैं उसके करीब गई तो उसने जल्दी से घबराकर फोन बंद कर दिया और मैंने उसे पूछा कि किससे बात कर रही थी। तो वह कहने लगी माँ से अपने बच्चों का बस हालचाल पूछ रही थी। मुझे अब सुचित्रा के बारे में शक हो चुका था।
वह कोई तो खिचड़ी जरूर पका रही थी, या फिर मुझसे कोई ऐसी बड़ी बात छुपा रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं था वह किसी गलत काम में पड़ गई हो। मैंने सोचा कि आज घर पर रहकर देख लेती हूँ कि आखिर यहाँ पर ऐसा होता क्या है। लेकिन मुझे तो कुछ भी ऐसा गलत महसूस नहीं हुआ। सब लोग बड़े आराम से सो रहे थे। मेरे पति मेरी छुट्टी का सुनकर बहुत खुश हुए थे। कहने लगे कि कितना समय हो गया है, हमें एक साथ समय गुजारने का मौका ही नहीं मिला। मैं भी सोचने लगी, क्या वह सच में खुश हैं या खुश रहने का नाटक कर रहे हैं। मैं उन्हें खोजती हुई नजरों से देख रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे घर से जाने के बाद उनका और मेरी नौकरानी का कुछ चक्कर चलता हो। मेरी दो बेटी थी, बड़ी बेटी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी और छोटी बेटी घर पर ही रहती थी। इस घर में हम बस 3 ही लोग थे और मेरा ख्याल था इतने सारे लोगों के लिए सिर्फ एक ही नौकरानी काफी है। इसलिए मैंने कभी सुचित्रा के अलावा किसी और को रखने के बारे में सोचा ही नहीं। और अगर एक दो बार मैंने अपने घर वालों से पूछा भी कि कोई और नौकरानी रख लूं, तो सबने सुचित्रा की बहुत तारीफ करते हुए कहा था कि उसके होते हुए उन्हें कोई परेशानी नहीं, तो फिर क्या जरूरत है कोई दूसरी नौकरानी रखने की। मैं भी सुकून से हो गई थी। लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रही थी सुचित्रा और मेरी बेटी रिमी आपस में कुछ ज्यादा ही प्यार से रहने लगी थी। रिमी हर वक्त सुचित्रा के आसपास रहती, कभी उसकी कमर में बाहें डाले खड़ी होती तो कभी उसके गालों पर प्यार कर रही होती। मुझे यह देखकर बहुत अजीब लगता था। आखिर वह सुचित्रा को इतना प्यार क्यों करने लगी थी। मैं यह भी देख रही थी कि रिमी तो सुचित्रा के करीब जाने की कोशिश करती थी, उसे प्यार करने की कोशिश करती थी, लेकिन सुचित्रा उसे दूर भागती थी। खैर, उस दिन मैंने पूरा दिन और पूरी रात घर पर रहकर देख लिया था। मैं हॉस्पिटल भी नहीं गई थी और क्लिनिक पर भी नहीं बैठी थी। मुझे कुछ भी अलग दिखाई नहीं दिया था, सिवाय इसके कि मेरी बेटी रिमी सुचित्रा के साथ कुछ ज्यादा करीब होने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया कि हो सकता है मैं तो घर पर रहती नहीं हूँ, सिर्फ सुचित्रा ही घर पर होती है, तो सुचित्रा से उसका लगाव हो गया होगा या फिर कोई और बात थी। मैंने घर पर रहकर देख लिया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अंदर ही अंदर परेशान हो गई। मैंने सोचा, पता नहीं सुचित्रा के ड्रामे कब खत्म होंगे। मैं अगले दिन दोबारा से अपनी रूटीन के अनुसार अपनी नाइट ड्यूटी स्टार्ट कर ली। अगली सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि शाम में मुझे अपनी एक दोस्त की एनिवर्सरी पार्टी में जाना था, तो मैंने सोचा कि उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर चली जाती हूँ। मैं यह सोचकर बाजार गई। वहाँ मुझे एक जगह पर रुकना पड़ा क्योंकि सामने की मंजर ने मुझे एकदम पत्थर बनाकर रख दिया था। क्योंकि मेरा पति एक हॉस्पिटल के अंदर जा रहा था। उसे हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत थी, वह तो एकदम भला चंगा था, उसे कोई भी तकलीफ नहीं थी। मैं भी उसके पीछे पीछे हॉस्पिटल चली गई। मैंने देखा वह एक कमरे के अंदर चला गया। मैंने खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो वह एक औरत को कुछ पैसे दे रहा था। उस औरत को मैं पहचान नहीं पा रही थी क्योंकि उस औरत की पीठ मेरी तरफ थी। उस औरत को पैसे देने के थोड़ी देर बाद जो औरत बाहर आई, उसे देखकर मैं आंखें झपकाना भूल गई थी। फटी फटी आंखों से उसको देख रही थी। वह औरत कोई और नहीं बल्कि सुचित्रा ही थी। उस औरत ने सुचित्रा को कुछ पैसे दिए। सुचित्रा ने उसका धन्यवाद किया और वहां से चली गई। आखिर यह सब क्या था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे पति ने पहले उस अनजान औरत को पैसे दिए और फिर उस अनजान औरत ने मेरे पति के दिए हुए पैसों में से कुछ पैसे सुचित्रा को दिए। आखिर यह सब चक्कर क्या था। और जब उस औरत ने मेरी तरफ चेहरा घुमाया तो मैं देखकर दंग रह गई थी। मैं उस औरत को कैसे भूल सकती थी। इतने दिन गुजर जाने के बावजूद उसका चेहरा मेरे दिमाग में फिट हो गया था। वह तो वही औरत थी जिसने उस दिन मेरी तस्वीर ली थी और भाग गई थी। इसका मेरे पति के साथ साथ आखिर क्या संबंध है। मैंने सोचा कि मैं भी जाकर उसे पूछ लेती हूँ, लेकिन पहले ही उस औरत के पास कोई और दूसरा आदमी आया। वह एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए वहां से चली गई। यह सब देखकर अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया था कि जरूर मेरे खिलाफ कोई गहरी साजिश की जा रही है और इसमें मेरे पति और मेरी नौकरानी सुचित्रा भी शामिल थे। मैंने फैसला कर लिया था, अब मैं इन दोनों को रंगे हाथों पकड़कर ही रहूंगी। रात को जब मैं नाइट ड्यूटी के लिए जाने लगी तो उस समय तक मेरे पति भी घर आ चुके थे और मुझे कहने लगे कि मैं भी तुम्हारे साथ ही निकलता हूँ। मुझे एक जरूरी काम से शहर से बाहर जाना है। मैं परेशान हो गई कि अगर यह भी घर से बाहर रहेंगे तो फिर मैं रंगे हाथों कैसे पकड़ूंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, आज नहीं तो फिर किसी और दिन मैं हकीकत मालूम करके ही रहूंगी। हॉस्पिटल में भी अपने ख्यालों में ही खोई रही। सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा। मेरे सर में तेज दर्द होने लगा। सर्जन डॉक्टर राउंड पर आए तो मेरी तबीयत खराब देखकर कहने लगे,
मेरा ख्याल है कि आप नाइट ड्यूटी नहीं दे सकोगी, इसलिए आपको घर चले जाना चाहिए। सर में इतना तेज दर्द था कि मुझे भी लग रहा था कि मैं यहाँ अब और ज्यादा देर नहीं रुक सकती, वरना मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। मैं अपनी जगह किसी दूसरी डॉक्टर को ड्यूटी दी और बगैर बताए घर चली आई। आज से पहले मैं कभी यूं अचानक रात के समय घर नहीं आई थी। दरवाजा बंद था। मैंने सोचा इन लोगों को जगाने से अच्छा है मैं खुद ही अपने पर्स में रखी हुई चाबी से दरवाजा खोल लूं। अंदर दाखिल होते ही मुझे अंदाजा हो गया था, शायद मेरे पति अभी तक घर वापस नहीं लौटे थे, क्योंकि उनकी गाड़ी वहां पर नहीं थी। मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ने ही लगी थी कि अचानक मुझे चीखों की आवाज सुनाई दी। आवाज ऊपर से आ रही थी। मैं भागते हुए ऊपर गई तो चीखों की आवाज अभी भी मेरी छोटी बेटी के कमरे से आ रही थी। मैंने आगे बढ़कर एकदम से दरवाजा खोल दिया। सामने का मंजर देखकर मेरी खुद की चीखें निकल गई, क्योंकि वह मंजर ही ऐसा था जिसने मेरी रूह हिलाकर रख दिया था। मैंने देखा कि मेरी बेटी मेरी नौकरानी को बुरी तरह से पीट रही थी और वह चीखों की आवाज भी मेरी नौकरानी सुचित्रा की ही थी। मैं जल्दी से आगे बढ़कर उसे हटाया तो वह भी मुझे देखकर परेशान हो गई। सुचित्रा जल्दी से मुझे देखकर मेरे पास आई और मेरे पीछे छुप गई। कहने लगी, मैं इसलिए तो आपसे कहती थी कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करें, क्योंकि फिर आपके जाने के बाद मेरे साथ ऐसा ही होता है और यह आज से नहीं बल्कि कई दिनों से हो रहा है। मैंने अपनी बेटी को गुस्से से देखते हुए पूछा कि आखिर तुम सुचित्रा को क्यों मार रही हो? उसने ऐसा क्या किया है जो तुम यूं इसको बुरी तरीके से पीट रही थी? तो मेरी बेटी ने आगे बढ़कर मुझे भी एक जोर का धक्का दिया। कहने लगी, आप माँ बेटी के बीच में मत बोलो, आप जो भी है यहाँ से चले जाएं। उसकी हालत अजीब सी हो रही थी। मैं फटी फटी आंखों से अपनी बेटी को देख रही थी। वह क्या कह रही थी? मैंने कहा, रिमी मैं तुम्हारी माँ हूँ, यह तुम्हारी माँ नहीं है। मुझे लग रहा था जैसे वह अपने होशो हवास में नहीं है। दूसरी तरफ सुचित्रा बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। उधर रिमी की हालत भी खराब होने लगी थी। वह गुस्से के मारे कमरे का सामान इधर से उधर फेंकने लगी थी। मुझे लगा कि कहीं वह अपने आप को नुकसान ना पहुंचा दे। मैंने जल्दी से अपने पर्स से नींद का इंजेक्शन निकाला और रिमी को लगा दिया। अब वह सुकून से बेड पर लेटी हुई सो रही थी। मैं इस सब सूरत हाल से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। सुचित्रा अलग डरी सी खड़ी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा था। मैंने पूछा कि यह सब क्या है और कब से हो रहा है, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो वह कहने लगी कि आप मेरे साथ आइए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मैं अपनी बेटी को देख देख कर परेशान हो रही थी कि आखिर उसे क्या हो गया है। वह मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रही थी? सुचित्रा कमरे से निकलकर नीचे की तरफ भागी थी कि जैसे एक मिनट भी यहाँ पर रुकी तो रिमी उसे फिर से ना पकड़ ले। मैं भी परेशान होती हुई नीचे आ गई तो वह कहने लगी कि यह सब जो कुछ भी है आपने देखा है, यह आपकी वजह से ही हो रहा है। मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करें, आप रात को घर पर रहा करें, मगर आप तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। आप याद कीजिए कि आपने आखिरी बार कब बच्चों के साथ बैठकर उन्हें प्यार किया था, उनके दिल की कोई बात सुनी थी। उसकी बात सुनकर एक पल को मैं चुप हो गई, क्योंकि वह सच कह रही थी। मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, इसलिए मैंने बहुत मुश्किलों के बाद अपने इस शौक को पूरा किया था। मेरे पति बहुत अच्छे थे और मेरे शौक के बारे में अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने शादी के बाद भी मुझे पढ़ने से नहीं रोका और बच्चे होने के बाद उन्होंने मेरी नौकरी करने की भी अनुमति दे दी। और शुरू से ही मेरे बच्चों को नौकरों ने ही पाले थे। मैं भी अपनी पूरी कोशिश करती थी कि बच्चों को समय दे सकूं, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मेरी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती थी और मेरा ज्यादातर समय हॉस्पिटल में ही गुजरता था। लेकिन उसके बावजूद मैंने हमेशा कोशिश की थी कि अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश और उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकूं। हालांकि मैं उन्हें ज्यादा समय नहीं दे पाती थी, मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं उन पर ध्यान नहीं देती थी और उनसे प्यार नहीं करती थी। मेरी नौकरानी कहने लगी कि रिमी धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी थी। उसे माँ बाप के प्यार की सख्त जरूरत थी, जो उसे नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उसके माँ बाप के पास उसके लिए समय नहीं है। वह छोटी है, कॉलेज में गलत संगत में पढ़कर गलत आदतों का शिकार हो गई है। उसे माँ बाप के प्यार की जरूरत है, जो उसे नहीं मिला। वह दिमागी मरीज बन गई। वह अपने अंदर की भड़ास और गुस्सा मुझे मार पीट कर निकालती है और उस समय उसे लगता है कि मैं उसकी माँ हूँ, क्योंकि आपसे उसने कभी कोई शिकवा नहीं कर पाई, आपको कुछ नहीं कह पाई, इसलिए वह मुझे अपनी माँ समझते हुए मुझ पर अपना गुस्सा निकालती है। और जब सुबह होती है तो वह मुझसे न सिर्फ माफी मांगती है, बल्कि मुझे बहुत सारे पैसे भी देती है ताकि मैं आपको कुछ ना बताऊं। मैडम जी, मैं गरीब हूँ। बच्चों का और बूढ़े माँ बाप का पेट मैं अकेले पालती हूँ। रात को जो मारपीट और तकलीफ मैं सहती हूँ,
सुबह जब आपकी बेटी मुझे पैसे देती है तो मैं भूल जाती हूँ कि रात को मैंने क्या तकलीफ सही थी। एक दिन जब रिमी मुझसे माफी मांग रही थी और मुझे पैसे देने लगी, तो मैंने रिमी से कहा, रिमी तुम मेरे ऊपर बहुत जुर्म करती हो, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी माँ को तुम्हारी सारी बातें बता दूंगी। तुम पागल हो, तुम्हें तुम्हारी माँ पागल खाने में डाल देगी, तब तुम्हारी अक्ल ठिकाने आएगी। पागल खाने का नाम सुनकर रिमी डर गई और उसी डर से उसने मुझे धमकाना शुरू कर दिया कि अगर तुमने मेरी माँ को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारी जान भी ले लूंगी। रिमी दिमागी मरीज है और धीरे धीरे उस पर पागलपन के दौरे भी पड़ने लगे हैं, इसलिए मैं डर गई और आपको कुछ भी ना बता पा रही थी। आपको सारी बात तो नहीं बता सकती थी, लेकिन आपको यही कहती थी कि आप घर पर रहा करें। मैंने सुचित्रा से पूछा, सुचित्रा यह सब कब से हो रहा है? सुचित्रा ने मुझे बताया कि मैडम जी यह पिछले 6 महीने से हो रहा है। रिमी का व्यवहार कभी आग तो कभी पानी की तरह होता है। कभी कभी वह लाड़ और प्यार से जिद करती है, तो कभी कभी अपना सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकाल देती है, तो कभी कभी मनपसंद खाने बनवाकर मेरे हाथों से खाने की जिद करती है। वह सब कुछ जो एक बेटी अपनी माँ से चाहती है, वह मुझसे कहती है मैं उसकी माँ बनने का नाटक करूं, उससे वह सारी खुशियां दे दूं जो एक माँ अपने बच्चों को देती है। और जब मैं उसकी जिद पूरी करने से मना कर देती हूँ, तो वह गुस्से से पागल हो जाती है और मुझे पीटने लगती है। सुचित्रा की बातें सुनकर मुझे अब समझ आया कि सुचित्रा क्यों कहती थी कि मैडम जी आपके हिस्से की सजा मुझे भुगतनी पड़ती है, क्योंकि शायद वह सारा गुस्सा मेरे लिए होता था जो मेरी बेटी सुचित्रा पर निकाल देती थी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी के साथ यह सब चल रहा होगा, लेकिन मेरे पति का उस दिन उस औरत से मिलने का क्या प्लान था जिसने मेरी तस्वीर खींची थी, और यह सब सुचित्रा के अलावा और कोई नहीं बता सकता था। मैंने फौरन उसे पूछा तो वह कहने लगी, मैडम जी आप तो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। आपकी बेटी की जो हालत थी वह मैंने आपके पति को बता दिया। उन्होंने एक डॉक्टर से बात की और अपनी बेटी की पूरी हालत के बारे में उस डॉक्टर को बताया और डॉक्टर से विनती भी की कि किसी तरह मेरी बेटी को ठीक कर दे। आपके पति नहीं चाहते थे कि आपको सारे मामले के बारे में पता चले और आप गिल्टी फील करें। वो औरत वही साइकेट्रिस्ट थी। आपके पति ने उस साइकेट्रिस्ट से हाथ जोड़कर विनती की कि मेरी पत्नी को इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि वह भी एक डॉक्टर है और दिन रात लोगों की सेवा करती है। आपके पति कह रहे थे, मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी के जानने से पहले ही मेरी बेटी ठीक हो जाए। उस डॉक्टर ने आपके हॉस्पिटल का एड्रेस ले लिया था और उस दिन भी आपके पति उस डॉक्टर को उसकी फी दे रहे थे। मैं डॉक्टर की मदद कर रही थी। वह जब भी मुझे अपने क्लिनिक बुलाती है मैं चली जाती हूँ और वह मुझे आपकी बेटी के बारे में सवाल जवाब करती है, इसलिए उसने उस दिन मुझे भी कुछ पैसे दे दिए थे। उस दिन आपने हमें देख लिया होगा। एक दिन उस डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मैंने तुम्हारी मालकिन की कुछ तस्वीरें ली है। मुझे हैरत हुई। मैंने उस डॉक्टर से पूछा कि आपने मेरी मालकिन की तस्वीर क्यों ली, तो वह डॉक्टर कहने लगी, मैं तुम्हारी मालकिन को शक में डालना चाहती हूँ। अब वह शक में पड़ गई है तो वह अपने घर पर ध्यान देगी और अपने बच्चों पर भी ध्यान देगी। उसे लगेगा कि जरूर कुछ न कुछ खिचड़ी मेरे घर में पक रही है और वह अपने घर पर ध्यान देने लगेगी। मैं तुम्हारी मालकिन को सब कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि तुम्हारे मालिक ने मुझे कुछ भी बताने से मना कर रखा है, लेकिन इस तरह शक में पड़कर वह कुछ तो अपने बच्चों पर ध्यान देगी। सुचित्रा की सारी बातें सुनकर मुझे सब कुछ समझ आ गया था। मेरा सर शर्मिंदगी से झुक गया था। अपनी शौक को पूरा करते करते मैं अपने बच्चों और अपने परिवार को इग्नोर कर बैठी थी। मेरी बेटी शुरू से ही खुद में मगन रहने वाली थी और मैंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया जिसकी वह हकदार थी, लेकिन मैं क्या जानती थी कि उसका यह नतीजा निकल सकता है। उस वक्त मुझे समझ आया कि हम माँ बाप को अपने कैरियर के पीछे इतना भी पागल नहीं होना चाहिए कि अपने बच्चों को ही इग्नोर कर दे। मेरे पति को मुझसे बहुत मोहब्बत थी, इसलिए वह नहीं चाहते थे कि मैं पछतावे की आग में जलूं, इसलिए वह खुद सारे मामले को डील करना चाह रहे थे। मगर मैं अब समझ गई थी कि शायद उस डॉक्टर के अलावा मुझे भी माँ का किरदार निभाना होगा। मैंने कुछ समय के लिए छुट्टी ले ली थी ताकि अपने घर अपने बच्चों को समय दे सकूं, और हम सब ने मिलकर मेरी बेटी को ठीक कर लिया और मैंने उस दिन के बाद से दिन की ड्यूटी लगवा ली। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब